हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम हिस्ट्री यानी इतिहास कोड 6 का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री का ऑफिशियल सिलेबस फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम 2024 जो जून में आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें क्या आपका ऑफिशियल सिलेबस है वो रहेगा। अभी प्रेजेंट स्थिति की हम बात करें तो आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो यूजीसी नेट की वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल है, और जो प्रेजेंट वाला करंट वाला जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक जो आपका सिलेबस है दोस्तों, जो पिछले वाला एग्जाम हुआ था वही सिलेबस है जो गिवन है वेबसाइट पे, तो उस सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। अपना जो सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस है उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका हिस्ट्री का जो ऑफिशियल सिलेबस है जो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आपका यूजीसी के द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है वो हमें कहां से मिलता है। तो उसके लिए दोस्तों आपका यूजीसी ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी वेबसाइट पर आपको ये सिलेबस है जो गिवन है, और ये जो सिलेबस है दोस्तों ये आपका सिलेबस वाले सेक्शन में जाकर हम देख सकते हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका सिलेबस डिस्कशन का रहेगा। इस सिलेबस को हम टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, हिडन टॉपिक्स, ये सारी चीजें हैं जो आज हम देखने वाले हैं। तो एक एक लाइन को आज हम समझने वाले हैं, एक एक रीड बिटवीन द लाइंस जो सिलेबस का जो होता है उसको आज हम देखेंगे। तो ये सेशन आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। हिस्ट्री के सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें तो सबसे पहले सिलेबस से ही आप स्टार्ट करें, सिलेबस को समझते हुए आप स्टार्ट कीजिए। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दो तीन बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं हमारे बैचेस के बारे में आपको बता देता हूं। हमारा चाणक्य बैच है दोस्तों, हिस्ट्री का चाणक्य बैच है जो अभी आपके लिए चल रहा है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के बैचेस हैं जो आपके लिए चल रहे हैं। पेपर 1 के लिए आपका एकलव्य बैच है और पेपर 2 हिस्ट्री के लिए आपका चाणक्य बैच चल रहा है, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री है जो आपको करवाई जा रही है। और हिस्ट्री के कोर्स की खास बात क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मीडियम में क्लासेस हैं, वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन है, कंप्लीट कोर्स कवर होगा, फ्री टेस्ट सीरीज है, लाइव और रिकॉर्डेड सेशन है। मोस्टली आपके सेशन लाइव ही रहेंगे, डेली होमवर्क असाइनमेंट है, और यूजीसी नेट के अपडेटेड सिलेबस के अनुसार आपको पूरा चाणक्य बैच है जो हिस्ट्री का करवाया जाएगा। और सारी की सारी क्लासेस हैं जो आपकी लाइव क्लासेस के थ्रू ही पूरा सिलेबस है जो आपको कवर करवाया जा रहा है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट अच्छे से हिस्ट्री को तैयार करना चाहता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है मकर संक्रांति का। आपको क्या करना है, हैप्पी 10 जैसे ही आप कोड लगा देंगे उसके बाद आप सबको जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, नोट्स हैं, उन सब पे आपको 10% डिस्काउंट है जो मिल जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री के ऑफिशियल सिलेबस की, ठीक है। ऑफिशियल सिलेबस को जैसा कि मैंने बताया कि आपको कहां से देखना है, ये यूजीसी की वेबसाइट है, और यूजीसी की वेबसाइट पे आप सिलेबस पे जाएंगे तो ये तो देखो जनरल पेपर का है, आपका पेपर 1 का सबसे टॉप पे, और यहां पे आप देखेंगे हिस्ट्री कोड। देखिए आप कोड आपको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कोड 6 का सिलेबस है, ये आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है। इस कोड 6 का सिलेबस आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपके लिए अवेलेबल है, तो आप दोनों का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे ये देखिए जस्ट वेट, या देखिए अब आपका ये सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, ये आपके सामने डाउनलोड हो चुका है, पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है। हिस्ट्री का ऑफिशियल सिलेबस है ये आपके सामने, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड करके। अब दोस्तों हम जो आज करने वाले हैं इस सिलेबस को समझेंगे, इस सिलेबस के हिडन टॉपिक्स कौन कौन से हैं और किस तरह के सवाल हैं जो इनसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको साथ में बताने वाला हूं। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपका जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, ठीक है, उसको समझने से पहले दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। हमारा जो कोड है, सब्जेक्ट कोड क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कोड की हम बात करें तो कोड 6 आपका है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है, कोड 6, कोड क्या है आपका, कोड 6 आपका है, और कोड 6 में आपका हिस्ट्री का यूजीसी नेट का सिलेबस आपका दिया गया है। अब ये जो सिलेबस है दोस्तों, इसमें आपकी तीन चीजें हैं, जो 4 पोर्शन है बेसिकली।
जिसमें आपका एक तो है एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास पहला तो, और दूसरा सेगमेंट जो है आपका वो है मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, तीसरा है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री, और चौथा जो सेगमेंट है वो है आपका इतिहास लेखन यानी कि हिस्टोरियोग्राफी वाला, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड एंड हिस्टोरियोग्राफी। ये आपके 4 सेगमेंट है। अब ये जो पहला सेगमेंट है दोस्तों, इसके लिए आपके 3 यूनिट है, यूनिट 1, 2 एंड 3, जो कि आपका किससे रिलेटेड है, प्राचीन भारत के इतिहास से। मध्यकालीन की मैं बात करूं, मध्यकालीन भारत की हम बात करें तो इसके लिए है आपका यूनिट नंबर कितनी, 4, 5 और 6। और आधुनिक भारत की हम बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए आपकी यूनिट है 7, 8 और 9। और हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन की हम बात करते हैं, या आपका जो हिस्टोरिकल मेथड रिसर्च एंड हिस्टोरियोग्राफी है उसकी हम जब बात करते हैं तो उसके लिए आपकी एक यूनिट है जिसका नाम है यूनिट नंबर 10। अब एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि पूरी हिस्ट्री की हम कोड 6 की बात करें तो टोटल हमारे पास में कितनी यूनिट है, 10 यूनिट्स है। टोटल यूनिट्स की हम बात करें, टोटल यूनिट्स की हम बात करें तो आपकी कितनी यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है। ठीक है जी, ये चीज सबको क्लियर हुई। और इन 10 यूनिट्स का जो वेटेज रहता है, एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं, 100 क्वेश्चन आने हैं आपके, ठीक है। इनसे आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 200 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपके रहते हैं। अब इस 100 क्वेश्चन में जैसे एंशिएंट का जो एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां पर आपके क्वेश्चन आते हैं 30 से 32 क्वेश्चन आपके एंशिएंट के आ जाएंगे, यही आप देखेंगे 25 से 30 क्वेश्चन आपके मिडिवल के आ जाएंगे, और कभी कभी ये ऊपर नीचे भी होता है, यही आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपके मॉडर्न के आ जाएंगे। अब इसमें देखो हो सकता है कि 25 आ जाए, 30 आ जाए, ये 30 आ जाए, 32 आ जाए, इनमें ऊपर नीचे आपका होता रहता है। और हिस्टोरियोग्राफी की ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि आप 5 to 10 क्वेश्चन है जो इसके आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार 5, कई बार 6, 7, 8 इस तरह से आपका रहता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न के आप मान के चलिए एवरेज क्वेश्चन 25 से 30 के बीच में आएंगे, और हिस्टोरियोग्राफी के 5 से 10 क्वेश्चन है जो आपके रहते हैं, जो रिसेंट ट्रेंड है उसके हिसाब से। अब दोस्तों हम बात करें सिलेबस की, तो यहां पर हमने बात की कि 10 यूनिट है, और 10 यूनिट को हमने टॉपिक वाइज यानी जो सेगमेंट वाइज है वो डिवाइड किया हुआ है कि एंशिएंट हिस्ट्री की यूनिट 1 एंड 2 एंड 3, मिडिवल की 4, 5 एंड 6, और आपका मॉडर्न की 7, 8 एंड 9, और आपका हिस्टोरियोग्राफी की है यूनिट 10। अब हम सबसे पहले देखो, आप हिस्ट्री का जो ऑफिशियल सिलेबस है इसमें आप देखेंगे तो आपको 2-3 चीजें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं। देखो, इसके सिलेबस के पहला जो पेज है उस पे आपको कॉन्सेप्ट, आइडियाज एंड टर्म्स दिए हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट, आइडियाज एंड टर्म्स है ये प्राचीन से भी है, ठीक है, मध्यकालीन की टर्म्स भी हैं इसमें, ठीक है, और आपका आधुनिक काल की भी है, प्लस आपका इतिहास लेखन से रिलेटेड भी है, इतिहास लेखन। तो सारी की सारी जो यूनिट है उन सब से रिलेटेड आपके यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्म्स, आइडियाज हैं वो इस सेगमेंट में आपके दिए गए हैं। अब आप देखेंगे कि ये आपके कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी टर्म्स आपको दी गई हैं, है ना। तो ये चीजें अब इसमें भी देखो साथ के साथ में आपको बताया गया है कि इसमें आपको जो टर्म्स हैं वो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, हिस्टोरियोग्राफी सबसे टर्म्स है जो आपको दी गई है। अब बात करते हैं, हम यूनिट वाइज चलते हैं, यूनिट वाइज सिलेबस को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1, 2 एंड 3 यानी कि 3 यूनिट किससे हैं, प्राचीन भारत से हैं। तो यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, तो यहां पे आप देखेंगे यूनिट 1, 2 एंड 3 ये किससे हैं, आपकी प्राचीन भारत के टॉपिक्स हैं जो उसमें दिए गए हैं।
ठीक है, प्राचीन भारत के टॉपिक दिए गए हैं। यूनिट 3 में कुछ टॉपिक आपको जो अर्ली मिडिवल इंडिया के दिए गए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपको प्राचीन भारत के मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं, इकाई 1 की बात करते हैं। इसमें पहला टॉपिक आपको दिया गया है दोस्तों, है ना, ये है आपके सोर्सेस। ठीक है, तो एक आपका पुरातात्विक स्रोत हमें पढ़ने हैं टॉपिक फर्स्ट में, और कुछ आपको टर्म्स दी गई हैं जैसे एक्सप्लोरेशन, एक्सकावेशन, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, ये सब क्या होती है। और इस बार आपसे सवाल पूछा गया है एपिग्राफी से कि एपिग्राफी क्या होती है। तो अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसको हम एपिग्राफी बोलते हैं। तो डायरेक्ट सवाल है जो आपसे इन टर्म्स से पूछे जाते हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबसे कि सिलेबस की एक एक शब्द आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, सिलेबस की एक एक लाइन आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए जब भी आप तैयारी को शुरू करें। तो इसके बिना तैयारी मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें सिलेबस के बारे में नहीं पता हो, हम किताबें पढ़ने बैठ जाते हैं, ना तो किताबें समझ में आती है ना बाद में पेपर क्लियर होता है। इसलिए बेसिक से चीजें हैं वो स्टार्ट करना आप शुरू कीजिए। सिलेबस की एक एक चीज के बारे में आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। आपसे कोई पूछे एक्सप्लोरेशन क्या होता है, एक्सकावेशन क्या होता है, एपिग्राफी क्या होती है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या होती है, ये सब आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर आपको पढ़ने हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है ना, और फिर आपको पढ़ने हैं साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में आपको स्वदेशी साहित्य पढ़ना है जिसमें प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों पढ़ना है, ठीक है। सेकुलर लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर, ये सब आपको पढ़नी है। साथ में आपको दोस्तों यहां से फॉरेन जो आपके अकाउंट्स हैं, फॉरेन जो सोर्सेस हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स हैं वो सब पढ़ने, और इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है ग्रीक, चाइनीज और अरबी। इन सोर्सेस को तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिर आपका टॉपिक आएगा पेस्टोरलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन, ठीक है, पशुचारण और खाद्य उत्पादन। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको पढ़नी है। प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है। इसमें आपके जैसे पाषाण काल है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन तीनों कालों को इसमें इस वाले टॉपिक में है जो आपको पढ़ना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता की A to Z चीजें आपको पता होनी चाहिए, कैसे उत्पत्ति हुई है, कैसे, कितना इसका विस्तार है, कौन कौन सी मेजर आपकी साइट्स हैं, मुख्य स्थल कौन कौन से हैं, सेटलमेंट पैटर्न क्या था, टाउन प्लानिंग क्या थी इसकी, है ना, इसका जो आर्ट एंड कल्चर है वो क्या था, समाज, राजनीति, ये कैसे डिक्लाइन हुई, इसका ट्रेड कैसा था, है ना, ये सारी चीजें हैं जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की A to Z चीजें आपको पता हो, कुछ भी नहीं छोड़ना इसमें। फिर आपका टॉपिक आता है वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। इसमें भी आपको A to Z चीजें पढ़नी है, जैसे आपका कि भाई आर्य लोग कहां से आए, आर्यन डिबेट्स, है ना, इनके पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशन क्या से, जैसे आपको क्या पूछेगा, सभा और समिति, इससे सवाल आपसे पूछा है। विदत गण क्या है आपके, ठीक है, यहां पे जो स्टेट का स्ट्रक्चर था, जैसे ट्राइबल सोसाइटी थी, कबीलाई समाज होता था, वो आपसे पूछ लेगा। प्रमुख देवता कौन से थे वो आपसे पूछ लेगा। वैदिक देवता प्रमुख कौन थे, उत्तर वैदिक देवता प्रमुख कौन थे, ये आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पे आयरन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है, ठीक है, और आपके वर्ना सिस्टम, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, रिलीजियस, फिलोसॉफिकल, ये सब जो चीजें हैं वो लेटर वैदिक और वैदिक पीरियड की आपको क्रिस्टल क्लियर यहाँ से होनी चाहिए। तो एक टॉपिक आपका वैदिक एंड लेटर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका जो आता है यहाँ पे महाजनपद काल। अब महाजनपद काल में 16 महाजनपद हैं, उनके बारे में एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां से हर बार एक सवाल है जो बनता है, इनकी राजधानी से सवाल पूछ लेगा आपके, ठीक है, इनके प्रमुख राजा हैं उनको पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ में दोस्तों यहां पर आपके दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जैनिज्म है, एक बुद्धिज्म है, और एक आजीवक सेक्ट है। तो जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीवक, ये तीनों टॉपिक आपको क्लियरली मेंशन है, यानी कि एक एक चीज आपको पता हो। जैनिज्म का उद्भव, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तीर्थंकर के बारे में, मेन आर्ट एंड कल्चर के बारे में, ऐसे ही बुद्धिज्म के बारे में आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को स्पेसिफिकली आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उनके बारे में सवाल है जो कई बार आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद में आपका यूनिट 1 है दोस्तों, ये खत्म हो जाता है। यूनिट 1 में हमें कहां तक पढ़ना है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, यानी महाजनपद काल तक यूनिट 1 पढ़ेगा, ठीक है।
तो यूनिट 1 में हमारी कहानी कहां से शुरू होती है, देखो स्रोत से लेके, है ना, और हमें आपका महाजनपद काल तक हमें कहां पढ़ना है, प्राचीन भारत के स्रोत, ठीक है, प्राचीन भारत के स्रोत से लेके और महाजनपद काल तक हमें किसमें पढ़ना है, वो आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। अब यूनिट 2 में आ जाते हैं। यूनिट 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में दोस्तों आपको यहां पे देखिए राज्य से साम्राज्य तक, इसमें हमें क्या पढ़ना है कि जैसे हम 16 महाजनपद की बात करते हैं और 16 महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद है आपका मगध। तो मगध को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मगध के जितने भी राजवंश हुए हैं आपके, मगध के जितने भी वंशेस हुए हैं, डायनेस्टीज हुई हैं, उनके मेन शासक जो हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन आपको किया गया है, यहाँ पे मेंशन आपको किया गया है मौर्य एम्पायर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, मौर्य एम्पायर को अच्छे से पढ़ना है और सम्राट अशोक को बहुत अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो एक तो मगध, और मगध में भी आपको मौर्य जो साम्राज्य है, मौर्य एम्पायर है, इसको अच्छे से पढ़ना है। स्पेशली अशोक जो है, सम्राट अशोक को डायरेक्टली यहां से दिया गया है, ये पढ़ना है। अब मौर्य एम्पायर में आपका उसका समाज, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, ये सब पता हो। और इसमें जो सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे गए हैं वो अशोक के जो एडिक्ट्स है ना, अशोक के जो शिलालेख हैं, रोक एडिक्ट, मेजर एडिक्ट, माइनर एडिक्ट, ये सब आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है वो है आपका मगध, और मगध में आपका मौर्य साम्राज्य और अशोक सम्राट। उसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों कि जैसे ही मौर्य एम्पायर का पतन होता है तो यहाँ पे छोटे छोटे पावर्स हैं वो आना स्टार्ट, रीजनल पावर स्टार्ट होती हैं उदय होना, और यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन है, जो आक्रमण है वो भी यहाँ पे आप शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको देखो एक तो इंडो ग्रीक्स का पढ़ना है, ठीक है, सुंग को पढ़ना है, शतवाहन को पढ़ना है, कुषाण को पढ़ना है, शका को पढ़ना है। साथ में दोस्तों यहां पर देखो स्पेशली मेंशन किया गया है संगम लिटरेचर को पढ़ना है। संगम काल से हर एग्जाम में सवाल आते हैं आपके, तो संगम काल को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 3 संगम आपकी है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और संगम साहित्य जो है वो आपको स्पेसिफिकली दिया गया है, तो संगम साहित्य को आपको पढ़ना है। इसके साथ में दोस्तों यहां पर आपको कुछ और चीजें यहां पे दी गई हैं, जैसे यहां पर बाहरी शक्ति आती है तो उनके साथ ट्रेड रिलेशन कैसे थे, हमारे व्यापारिक संबंध कैसे थे दोस्तों, ट्रेड विद रोमन वर्ल्ड, है ना। फिर यहां पे देखो बुद्धिज्म और जैनिज्म है, इनके जो सब सेक्ट्स है ना, जैसे हीनयान और महायान, ठीक है, आपको दिया गया है कि महायान बुद्धिज्म, खारवेला एंड जैनिज्म, है ना, जैनिज्म और खारवेला का क्या संबंध था, महायान बुद्धिज्म का कैसे विकास हुआ आपका। फिर आपको देखो यहाँ पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड कल्चर, और इसमें आपको स्पेसिफिकली दिया गया है 3 चीजों पर फोकस किया गया है, गंधार कला, मथुरा कला और अमरावती शैली। तो इन तीनों को हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखो एक चीज आप मान के चलिए कि आपको बुक्स नहीं कंप्लीट करनी है, आपको जो सिलेबस दिया गया है उसके टॉपिक्स को देखना है। हम गलती क्या करते हैं कि हम बुक्स का अंबार लगा लेते हैं और टारगेट ये होता है कि हम बुक्स को कंप्लीट कर लें। देखो बुक्स तो कभी कंप्लीट नहीं होने वाली है, ठीक है, कुछ ना कुछ छूटेगा, लेकिन आप टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एक एक टॉपिक को करते जाओ, उसको अंडरलाइन करते जाओ, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, टिक करते जाओ कि ये टॉपिक है, ये मुझे इस बुक्स में पढ़ना है और ये मेरे नोट्स हैं। इस तरह से आपको सिलेबस को कवर करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो आता है गुप्ता वाकाटका एज, है ना, गुप्त काल आपका आता है। अब इसमें भी आप अगर देखेंगे तो यहां पर इस गुप्त काल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ा इससे, ठीक है, कि इसकी पॉलिटी एंड सोसाइटी, गुप्त काल की शासन व्यवस्था, समाज, कृषि, अर्थव्यवस्था, भू अनुदान, भू राजस्व, भू अधिकार, गुप्तकालीन सिक्के, कई बार सवाल पूछे गए हैं। मंदिर स्थापत्य कला प्रारंभ गुप्त काल से होती है, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पे मंदिर की जो शैलियां हैं, है ना, जैसे नागर शैली है, बेसर शैली है, द्रविड़ शैली है, ये सब आपको पढ़नी पड़ेंगी। पौराणिक हिंदू धर्म का उद्भव, भगवतीज्म का उदय यहाँ पे होता है। संस्कृत भाषा और साहित्य का विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुप्ता पीरियड की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से खगोल विज्ञान, गणित और औषधि में विकास। साथ में यहाँ पे हमारे जो स्कॉलर्स हुए हैं वहां से सवाल आते हैं, जैसे आर्यभट्ट,
से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, वराहा मिहिर से आपके सवाल पूछे जाएंगे, हर्ष और उसका युग, गुप्त के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक आते हैं वो हर्षवर्धन, है ना, उनका शासन और धर्म, है ना। आंध्र प्रदेश में सल्कायन वंश और विष्णुकुंडिया वंश। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि आपको देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि आपको सल्कायन वंश और विष्णुकुंडिया वंश इनको अच्छे से पढ़ना है। अब यहां से सवाल पूछेगा आपसे, डायरेक्ट सवाल पूछेगा, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट जो यूनिट है वो है मेरी यूनिट थर्ड। अब यूनिट थर्ड में दोस्तों आपका क्या है कि जो आपके रीजनल किंगडम्स है, यूनिट थर्ड आपकी रीजनल किंगडम्स की ही है मेनली ना। तो इसमें आपके जो क्षेत्रीय राज्य का जो उद्भव हुआ है उनको पढ़ना। अब क्षेत्रीय राज्य में आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, एक तो देखो गंगास, है ना, जो दक्कन के जो राज्य थे, एक आपके कदम्बास, एक वेस्टर्न एंड ईस्टर्न चालुक्यास, एक आपके राष्ट्रकूटास, एक आपके कल्याणी चालुक्य के कल्याणीस, काकातियास, होयसल और यादवास। ठीक है, ये आपके दिए गए हैं रीजनल किंगडम्स के। अब यहाँ पे देखो और आपको रीजनल किंगडम कौन कौन से पढ़ने, साउथ इंडिया के रीजनल किंगडम पढ़ने, जैसे पल्लव, चेरास, चोला और पांड्या। आपको ईस्टर्न इंडिया के भी दिए गए हैं, ठीक है, ईस्टर्न ये आपके नॉर्थ इंडिया के होंगे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के, ये आपके साउथ इंडिया के किंगडम है जो सिलेबस में दिए गए। ये आपके ईस्टर्न पूर्वी भारत के साम्राज्य कौन कौन से हैं, इसमें आपके पालाज और सेना ऑफ बंगाल, पाल और सेन बंगाल के पान और सेन, कामरूप के वर्मन, उड़ीसा के भोमकार और सोमवंशी। ये आपको ईस्ट इंडिया के किंगडम्स है जो इस यूनिट थर्ड में आपको पढ़ने हैं। फिर आपके पश्चिमी भारत के जो साम्राज्य हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है, वल्लभी के मैत्रक डायनेस्टी, ठीक है, और गुजरात के चालुक्य वंश, ये आपको पढ़ना है। फिर आप यहां पे देखेंगे उत्तरी भारत में नॉर्थन इंडिया में आपको गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी के चेदी, गढ़वाल वंश और परमार वंश, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। एक प्रारंभिक और मध्यकालीन भारत की विशेषताएं, प्रशासन, राजनीतिक ढांचा, राजतंत्र का वैधिकरण, ये आपको पढ़ना है। ये आप देखेंगे, यहां पर आप देखोगे कि आपको रीजनल डायनेस्टीज पढ़नी है आपको, जैसे ये आपके दक्कन के होंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने नॉर्थ इंडिया लिख दिया बाय मिस्टेक, ठीक है, ये आपके दक्कन के राज्य हैं आपके, जैसे कदम्बाज, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न चालुक्यास, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्यूस, ये आपको दक्कन के होंगे। ये साउथ इंडिया वाला हो गया आपका, ये ईस्ट इंडिया के हो गए आपके, और ये आपके हो गए वेस्टर्न इंडिया के, ये नॉर्थ इंडिया के, और ये आपको पढ़ना है इसमें। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको यहां पे जो लास्ट टॉपिक है आपका यूनिट थर्ड का, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपको अर्ली मिडिवल इंडिया की शुरुआत यहां पे हो जाती है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की कौन कौन सी विशेषताएं, जिसमें प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा। उसके बाद आपको यहां पे बोला गया है कि यहाँ की अर्ली मिडिवल इंडिया की कृषि व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन से भूमि अनुदान दिए जाते थे, जैसे यहाँ पे पूछा गया है। अग्रहार से रिलेटेड आपके सवाल है, कई बार पूछे गए हैं आपसे, ठीक है, इस बार भी आया है अग्रहार का सवाल, 2023 में पूछा गया। उत्पादन संबंधी बदलते संबंध, श्रेणी भूमि अधिकार और किसान वर्ग, जल संसाधन, कर प्रणाली, सिक्के और मुद्रा प्रणाली, ये आपको अर्ली मिडिवल इंडिया का। एक व्यापार और शहरीकरण, ये भी आपको अर्ली मिडिवल इंडिया का आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि एक टॉपिक आपका दिया गया है यहां पर कि ग्रोथ ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन, वैष्णविज्म एंड शैविज्म, तो वैष्णववाद और शैववाद का कैसे उदय हुआ, ये टॉपिक आपका अलग से दिया गया है, ठीक है। इसमें आपके जितने भी जैसे जो रिलीजियस मूवमेंट है किस किस लोगों के द्वारा चलाए गए, जैसे शंकराचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य, ये दिया गया है। साथ में दोस्तों यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर दिया गया है, ठीक है, किस किस राजा ने कौन से धर्म को पेट्रोनाइज किया, रीजनल रेमिनिफिकेशन क्या क्या थे, है ना, ये सब आपसे पूछा गया है। तमिल भक्ति मूवमेंट का इसमें आपको जिक्र किया गया है, जैसे आपके अलवार एंड नयनार, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। एक यहाँ के समाज के बारे में आपसे टॉपिक दिया गया है, जिसमें आपको वन व्यवस्था, जाति, जातियों का प्लोरिफिकेशन, महिलाओं की स्थिति, जेंडर, मैरिज एंड प्रॉपर्टी रिलेशन, वुमेन इन पब्लिक लाइफ,
ट्राइब्स एज पीजेंट एंड देयर प्लेसेस इन वर्ना अनटचेबल। अब देखो, महिलाओं की स्थिति के बारे में आपको प्राचीन भारत में भी पता हो, अर्ली मिडिवल इंडिया में भी पता हो, मिडिवल इंडिया में भी आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, मॉडर्न इंडिया में भी टॉपिक दिए गए हैं। तो महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछे जा रहे हैं, अभी भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको विशेष संदर्भ में आपको याद रखना है, क्योंकि अलग से ही टॉपिक आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि एजुकेशन, शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाएं, तो जैसे अग्रहार है, मठ है, महावीरास है, ये हमारे प्राचीन भारत के क्या है, प्राचीन और अर्ली मिडिवल इंडिया की क्या है, शिक्षा के केंद्र रहे हैं। तो इनको याद रखते, जैसे आपसे कई सवाल पूछ लेगा, महाविहार नालंदा के बारे में सवाल पूछ लेगा, ठीक है, विक्रमशिला के बारे में आपसे सवाल पूछेगा यहां से, ठीक है, ओदंतापुरी, वल्लभी के बारे में आपसे सवाल पूछेगा यहाँ पे, ठीक है, अग्रहार से इस बार सवाल आया ही था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी। एक यहाँ पे सामंत मॉडल आपको पूछा गया है, सेगमेंटरी मॉडल और इंटीग्रेटी मॉडल, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब यहां से दोस्तों, यहां से थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक ये है कि अरब कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, अरबों के साथ संबंध, कि यहां पर जो सुलेमान और गजनीवाइद कॉन्टेक्स्ट है, अलबरूनी के बारे में सीधा दिया गया, तो अलबरूनी को हमें पढ़ना है। तो यहां पे आप देखेंगे कि गोरी और गजनवी, यहां से सवाल आपसे पूछेगा, क्योंकि सीधा सवाल आपको दिया गया है, इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है। अब आ जाती है दोस्तों यूनिट 4 अपनी। अब यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है? अब यूनिट 4 की जब हम बात करते हैं, तो यूनिट 4 में आपके मिडिवल इंडिया के जो सोर्सेस हैं, इसमें बेसिकली ज्यादा आपको लिटरेरी सोर्सेस है उन पे ध्यान देना है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इतने नहीं मिलेंगे जितने आपके एंशिएंट इंडिया में थे। यहां पर आपको जो मिलेंगे वो आपको लिटरेरी सोर्सेस मिलेंगे, यानी कि आपको साहित्यिक सोर्स मिलेंगे। अब साहित्यिक सोर्स में आपको पर्शियन भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है, रीजनल लैंग्वेजेस के जो स्रोत है वो भी पढ़ना है, दफ्तर और खानाज पढ़ना है, फरमान पढ़ने हैं, बहीस पोथीस, है ना, फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट, पर्शियन और अरेबिक, ये आपको स्पेसिफिक दिया गया है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, इपिग्राफिक सोर्सेज हैं, और जो आपके सिक्के हैं, ये सब आपको पढ़ने। लेकिन यहाँ पर आपको साहित्यिक सोर्स है उन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सवाल वहां से ज्यादा आपके आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला टॉपिक अपना स्रोत वाला। पहला टॉपिक, जैसे एंशिएंट इंडिया में भी यूनिट 1 में भी हमने एंशिएंट इंडिया के सोर्सेस पढ़े थे, और यहां भी जो पहला टॉपिक है वो है आपका स्रोत वाला टॉपिक। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जैसे यूनिट 1, 2 एंड 3 ये प्राचीन, और यूनिट आपकी 4, 5 और 6 ये क्या है, मध्यकालीन भारत की यूनिट है आपकी। इसमें जो टॉपिक आपको मिलेंगे वो मध्यकालीन भारत से मिलेंगे, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक। तो अब यहां पे देखेंगे आप, पहला टॉपिक अपना क्या हो गया, स्रोत वाला टॉपिक। इसमें आपको सोर्सेस पढ़ने हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। दूसरा जो टॉपिक है, इसमें आपको पॉलिटिकल इवेंट्स पढ़ने हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पढ़ने हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का मतलब है कि एक तो दिल्ली सल्तनत की 5 आपकी डायनेस्टीज है, उनको पढ़ना है, जैसे आपको गोरी और तुर्क, इनके बारे में तो आप पढ़ेंगे। फिर आपके जैसे आपके स्लेव डायनेस्टी है, खलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी है और लोधी डायनेस्टी है, ये दिल्ली सल्तनत हो गया। ऐसे ही दोस्तों आपको मुगल एम्पायर को पढ़ना है, और मुगल एम्पायर में जितने भी आपके शासक हैं, जैसे बाबर, हुमायूं, है ना, शेरशाह सूरी, है ना, अकबर से औरंगजेब तक जो भी आपका पढ़ा है वो पढ़ना है। और मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे होता है, लेटर मुगल जितने भी शासक हैं उनको पढ़ना है, और मुगल एम्पायर का पतन है उसको पढ़ना है। तो कुल मिला के यहाँ पे दिल्ली सल्तनत कंप्लीट, दूसरा हमें मुगल एम्पायर है वो पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है दोस्तों यहां पर मिडिवल इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, विजयनगर और बहमनी किंगडम। अब विजयनगर और बहमनी किंगडम है, इनको भी आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिक यहां पे मेंशन किया गया है, ठीक है। या फिर आपको दोस्तों राइज ऑफ मराठा एम्पायर को पढ़ना है। मराठा एम्पायर
शिवाजी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप सब लोग। जितने भी पेशवाज हैं इंपॉर्टेंट, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मुगल मराठा रिलेशन कैसे थे, ठीक है, जैसे आपसे पूछता है कि चौथ और सरदेश मुखी, जैसे कर के बारे में आपसे सवाल पूछता है, जो मराठा सरदार थे उनसे सवाल पूछता है, मराठा के मेन युद्ध, मेन संधि, ट्रीटीज जो हुई है वहां से सवाल आते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं। अब जो यूनिट 5th है दोस्तों और यूनिट 6 है, इसमें यूनिट 5 में तो दिया गया प्रशासन से रिलेटेड चीजें, और यूनिट 6 में आप देखेंगे तो आपको मिडिवल इंडिया की आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मोस्टली चीजें दी गई हैं, ठीक है। अब देखो यूनिट 5 में आपको क्या दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन में आपको दिल्ली सल्तनत का भी दिया गया है पूरा का पूरा, यहां से पढ़ना है, और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है, और शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है। यहां पर आपको स्पेसिफिकली मनसबदारी व्यवस्था और जागीरदारी सिस्टम, तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्योंकि दिया हुआ है आपको ऑलरेडी। तो यूनिट 6 में सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों चीजें आपको यूनिट 5 में आपको मेंशन की गई हैं। उसके बाद में दोस्तों यहां पर विजयनगर एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो भी पढ़ना है, साथ में मराठा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो भी पढ़ना है। स्पेशली अष्ट प्रधान को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि 8 जो शिवाजी का अष्ट प्रधान था उसमें कौन कौन से ऑफिसर्स थे, उनकी कौन कौन सी ड्यूटीज है। फिर आप यहां देखेंगे कि मराठा की जो फॉरेन पॉलिसी, जो मुगल्स और दिल्ली सल्तनत की फॉरेन पॉलिसी है वो आपको दी गई है। एक दूसरा यहां पर देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, है ना, वो आपको दिया गया कि भाई जो मध्यकालीन भारत है उसमें एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी, कृषि की क्या स्थिति थी, वो आपको पूरी की पूरी पता होनी चाहिए, सल्तनत से लेके और टिल आपकी मराठा तक यहां पर। फिर आपको देखो इंडस्ट्रीज के बारे में पता हो, उद्योग धंधे के बारे में पढ़ा हो, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में, ठीक है। एक यहां पे हुंडीज और बीमा, यहां से भी सवाल अभी आने लगे हैं आपके कि मिडिवल पीरियड में बैंकिंग सिस्टम क्या था, हुंडी सिस्टम क्या होता है, इंश्योरेंस व्यवस्था कैसी होती है, ट्रेड कैसा है आपका, ठीक है, आपकी उद्योग धंधे क्या है प्राचीन भारत में, कौन कौन से उद्योग हैं, जैसे सूती कपड़ा, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग, संगठन, कारखाने और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। आप तो बस कुछ मत करो, ये जो टॉपिक दिए हैं ना इनको पढ़ते जाओ, बस इन टॉपिक्स को एक एक करके अच्छे से आपको क्लियर करना है यहाँ पे। फिर आपका यूनिट 6 आता है और यूनिट 6 में आप देखेंगे तो यहाँ पे सोसाइटी एंड कल्चर को दिया गया है कि भाई जो मध्यकालीन भारत है उसका समाज कैसा था, है ना, तो इसमें आपको दिया गया सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना। फिर आपका दोस्तों यहाँ पे दिया गया है सूफी मूवमेंट और भक्ति आंदोलन, इसको अच्छे से पढ़ना है। एक यहाँ पर मध्यकालीन भारत की जो प्रमुख संत हुए हैं, है ना, इसमें नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों को आपको याद रखना है। स्पेशली वुमेन संत जो हुई है मिडिवल इंडिया की, उसको भी आपको पढ़ना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें अच्छे से दिया गया है। फिर आपके सिख मूवमेंट को पढ़ना है हमें यहाँ पे, है ना। फिर यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर रूलिंग क्लास, मेजर रिलीजियस ग्रुप, उलेमा, मर्केंटाइल एंड प्रोफेशनल क्लास, राजपूत सोसाइटी को पढ़ना है। एक रूरल सोसाइटी में आपके विलेज ऑफिशियल कौन कौन से होते थे, ये सब आपको पढ़ना है इसमें। फिर देखो यहाँ पे मध्यकालीन भारत की हम बात करते हैं तो यहाँ पे वुमेन से रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया है, पोजीशन ऑफ वुमेन, जिसमें जनाना सिस्टम और देवदासी सिस्टम। तो देवदासी सिस्टम और जनाना सिस्टम अच्छे से पढ़ना है आपको। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि एजुकेशन के बारे में आपको दिया गया है, मदरसा की एजुकेशन, मिडिवल एजुकेशन क्या होती थी। फिर फाइन आर्ट्स के बारे में आपको दिया गया है, ललित कला के बारे में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको पढ़ना है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देख लीजिए यहाँ पे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट वास्तुकला, मुगल वास्तुकला और क्षेत्रीय वास्तुकला, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों इंडो अरबी वास्तुकला, जिसमें मुगल गार्डन्स, मराठा के जो किले हैं, पूजा ग्रह हैं और मंदिर हैं। तो ये मिडिवल इंडिया का आर्किटेक्चर आपको यहां से देखना है। अब दोस्तों हमने बात की कि यूनिट 6 तक आपकी मिडिवल हिस्ट्री। यूनिट 7, 8 और 9 ये 3 यूनिट है, ये आपकी आधुनिक भारत की है। अब यहां से आपका आधुनिक भारत है वो शुरू होता है, आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। अब वही देखो, प्राचीन भारत में सबसे पहले स्रोत पढ़े, मध्यकालीन में सबसे पहला टॉपिक है स्रोत का, ऐसे ही मॉडर्न इंडिया का पहला टॉपिक है आपका स्रोत का। और इसमें आपको जो पढ़ना है दोस्तों, ये आपके आर्काइवल मटेरियल्स, मोस्टली लिटरेरी सोर्सेस है, बायोग्राफी,
मेमोयर्स, न्यूज़पेपर्स, ओरल एविडेंस, क्रिएटिव लिटरेचर, पेंटिंग्स, मॉन्यूमेंट्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मॉन्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर से सवाल आता ही आता है कि ये फलानी बुक किसकी है और फलाना न्यूज़पेपर किसका है। ठीक है, इसमें अब पहला टॉपिक तो सोर्सेस का हो गया, दूसरा टॉपिक है राइज ऑफ ब्रिटिश पावर। ठीक है, ब्रिटिश सत्ता का उत्थान। फिर आपका ब्रिटिश पावर कैसे यहां पे राइज करती है वो आपको पता होना चाहिए, और ब्रिटिश के प्रमुख राज्यों के साथ संबंध, यानी सबसे पहले बंगाल को पट्टी में लेता है, फिर अवध आता है, हैदराबाद, मैसूर, कार्नेटिक, ठीक है, पंजाब। इनके साथ में ब्रिटिश के कौन कौन से जैसे वॉर हुए, कौन कौन सी संधियां हुई, इनके साथ में कैसे रिलेशन थे। जैसे बंगाल की बात करूं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इलाहाबाद की संधि, वहां के नवाब के और ब्रिटिश ऑफिसर के क्या संबंध थे। ऐसे ही आपका अवध को कब सब्सिडरी अलायंस बनाया गया, इलाहाबाद की संधि, इसमें क्या रोल था। हैदराबाद के नवाब, मराठा मुगल, ठीक है, मराठा ब्रिटिश, मैसूर, इनमें क्या त्रिकोणीय संघर्ष था आपका। मैसूर के बारे में आपको पता होना है, 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए। ठीक है, 3 कार्नेटिक वार होते हैं आपके। पंजाब के साथ 2 एंग्लो सिख वॉर होते हैं। ठीक है, ये आपको पता हो तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपका रिवोल्ट, नेक्स्ट टॉपिक आता है 1857 की क्रांति के बारे में A to Z चीजें पता हो। फिर यहां पर आप देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनकी सिविल सर्विस के बारे में, उनकी जुडिशरी, पुलिसिंग, ये सब आपको पता हो। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड रिपन जी हैं, वो इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, लॉर्ड रिपन के बारे में अच्छे पता हो। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजर 1909 से लेके 1935 तक, जैसे 1909 का अधिनियम पूछा जाता है हर बार, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935 का जो अधिनियम है, ये सब आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। फिर आपका आता है यूनिट 8, और यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे कॉलोनियल इकोनॉमी, ठीक है, एक्सपेंशन एंड कमर्शियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज कैसे आपकी होती हैं। ठीक है, फिर ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़नी है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है, ग्रोथ ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स, टोटली इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। कौन कौन से यहाँ पे अकाल पड़ते हैं, ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रिटिश जो लोग हैं वो कैसे यहाँ पे शिक्षा का विस्तार करते हैं, है ना। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, यहां से सवाल पूछे गए हैं आपके, ये पेपर 1 में भी आपको काम आएगा और पेपर 2 में तो ये टॉपिक आता ही आता है। ठीक है, कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, किस गवर्नर जनरल ने क्या क्या काम किए, वो सब आपको यहाँ से। न्यू एजुकेशन सिस्टम, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, फिर आपका दोस्तों यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर वाला थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे जो आंदोलन हुए हैं, है ना, धार्मिक सुधार आंदोलन जिसको बोलते हैं, इनमें आपके सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, तो जितने भी आपके समाज सुधारक हैं उनके द्वारा कौन कौन सी चीजें यहाँ पे की गई हैं, वो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फिर वुमेन से रिलेटेड जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन से रिलेटेड जो जो कानून बने यहाँ पे, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, मार्गेट कजिन्स, ऑल इंडिया एजुकेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये सब चीजें हैं जो आपको है। फिर प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड कौन कौन से यहाँ पे, जैसे आपका इंडियन प्रेस एक्ट आता है आपका, है ना, इंडियन प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका, जिसको 1878 में लिट्टन लेके आते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता हो। उसके बाद में दोस्तों यूनिट 9, अब यूनिट 9 में हमारा है नेशनलिज्म, पूरा का पूरा राष्ट्रवाद। तो इसमें आपको पढ़ना है राष्ट्रवाद। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक और आर्थिक आधार क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशंस हैं, जितने भी उसके प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए, कौन से न्यूज़पेपर्स हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब पता हो। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस से पहले की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से पहले के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब पता हो। जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से काफी बार सवाल पूछे गए हैं आपके, तो ये सारे।
फिर स्वदेशी और स्वराज, स्वदेशी आंदोलन को आपको पता होना चाहिए। स्वराज आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन 1905 में आपका चलता है, बंगाल विभाजन के बाद में। स्वराज क्या है, स्वराज का कॉन्सेप्ट कब दिया गया है, ठीक है। पूर्ण स्वराज की अवधारणा क्या है, कब दी गई पूर्ण स्वराज, ठीक है, ये सब। फिर आपका गांधी जी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए गांधी बाबा के बारे में। 1915 से लेकर और 19 के बाद का जो एरा है वो गांधीयन एरा बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सब पता हो। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स क्या है, डिप्रेस क्लास मूवमेंट के बारे में पूछा गया है आपके। मुस्लिम लीग से सवाल आ सकते हैं। इंडिया इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बारे में सवाल आपका दिया गया है। फिर इंडिया के आजाद होने के बाद में कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, जैसे सरदार पटेल जी होते हैं, वो किस तरह से पूरे के पूरे इंडिया को यूनिफाई करते हैं, पार्टीशन पॉलिटिक्स क्या होती है, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। बी आर अम्बेडकर को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सीधा सवाल दिया गया है। भारत के आजाद होने पर हमारी ब्यूरोक्रेसी का क्या स्ट्रक्चर था वो आपको दिया गया है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपको अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करें तो 1968 में आती है, 1986 में आती है और अभी 1920, तो 2020, ठीक है। तो 3 नई शिक्षा नीति आई हैं, 3 अभी तक शिक्षा नीति आई हैं, उनको पढ़ना है आपको। फिर आपका प्लान डेवलपमेंट क्या था, ठीक है। यहां पर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, इस बार भी एक सवाल पूछा गया है आपसे, ठीक है। जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन था, है ना, तो वहां से एक सवाल पूछा गया, किसी नेता की डेथ के बारे में सवाल पूछा था। फॉरेन पॉलिसी आपको पता होने, पंचशील, नेहरू जी ने 1955 में आपका चाइना के साथ में ये पंचशील की सिद्धांत है जो दिया था आपका, तो ये सब आपको पता हो, ठीक। फिर आपका हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स इमरजेंसी 1975 में, है ना, इंदिरा गांधी। फिर आपका एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं 1991 में, ठीक है, जिसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले हमारे यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, ठीक है। और फिर हम देखते हैं 1991 के बाद में यहाँ पे प्राइवेट मिक्स इकोनॉमी आती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पे आती है। ये चीजें हैं जो आपको आजादी के बाद की जो पॉलिटिक्स है, आजादी के बाद की जो हिस्ट्री है उसमें पढ़ना है। अब आता है अपना यूनिट 10। सबसे पहले तो देखो यूनिट 10 में क्या है, ठीक है, इसको देखिए आप आराम से। इसमें आपको दिया गया है ऐतिहासिक प्रणाली, शोध, कार्य प्रणाली तथा इतिहास लेखक। सिंपल, इस टॉपिक को देखिए। अब इसके एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए भी मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि किताबें मत पढ़ो, टॉपिक्स को करके जाना है आपको। और पीवाईक्यूज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है आपका स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी एंड बाइस इन हिस्ट्री, तीसरा टॉपिक है आपका ह्यूरिस्टिक ऑपरेशन, क्रिटिसिज्म इन हिस्ट्री, सिंथेसिस एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। चौथा टॉपिक है हिस्ट्री एंड इट्स ऑक्सिलरी साइंसेस, इतिहास, विज्ञान, कला या सामाजिक विज्ञान, ठीक है। 4 टॉपिक। 5वां टॉपिक है अपना हिस्ट्री एज अ साइंस, आर्ट्स और सोशल साइंस। 6ठा टॉपिक है आपका कोजेशन एंड इमेजिनेशन इन हिस्ट्री। 7वां टॉपिक है कि हमारी जो क्षेत्रीय इतिहास है उसकी क्या इंपोर्टेंस है, रीजनल हिस्ट्री की इंपोर्टेंस। फिर 8वां टॉपिक इसमें दिया है रिसेंट ट्रेंड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के आधुनिक प्रवृत्तियां कौन सी है। 9वां टॉपिक है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये आप पेपर फर्स्ट में भी पढ़ते हो तो आराम से कर सकते हो। फिर आपका हाइपोथेसिस इन हिस्ट्री। 11वां टॉपिक है आपका प्रपोज रिसर्च एरिया। फिर है आपका 12वां टॉपिक रिसोर्स, सोर्सेज जो होते हैं, डेटा कलेक्शन, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, ओरिजिनल सोर्सेज से क्या होते हैं। फिर आपका पूछा गया है रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। फिर आपका है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, हिस्ट्री का टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है। फिर जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते तो नोट टेकिंग, रेफरेंसेस, ठीक है, ये क्या होता है आपका थीसिस एंड असाइनमेंट राइटिंग, ये बहुत सिंपल है। फिर आपका प्लेगरिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, स्टोरी, ये आपका पेपर 1 से ही कवर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द चीज। यहां पे देखिए आपका ग्रीक, रोमन एंड चर्च हिस्टोरियोग्राफी, ये 19वां टॉपिक है आपका, ठीक है। फिर आपका रेनाइसा और उसका क्या प्रभाव पड़ता है हिस्ट्री राइटिंग पे, पुनर्जागरण का। फिर आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्कूल ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, बर्लिन रिवॉल्यूशन इन इंडियन हिस्ट्री राइटिंग, वॉन राके के द्वारा। साइंटिफिक मटेरियलिज्म क्या होता है,
ओस्वाल्ड स्प्लिंगर से बहुत सवाल आते हैं, इनकी बुक्स, इनकी साइक्लिक थ्योरी। फिर जोसेफ टॉयनबी से रिलेटेड आपके सवाल आएंगे, और पोस्ट मॉडर्निज्म इन हिस्ट्री। ठीक है, ये आपके 26वां टॉपिक। ठीक है, तो ये 26 टॉपिक है जो ऑलमोस्ट आपको हिस्टोरियोग्राफी में प्रिपेयर करने हैं, और यहाँ से 5 से 6 सवाल हैं जो आपके बन जाते हैं। तो टोटल देखो हमने क्या डिस्कस किया है कि आपकी टोटल है 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट्स है, 100 क्वेश्चन है जो आएंगे, और 200 नंबर का है। ठीक है, और आपका टारगेट होना चाहिए, टारगेट आपको क्या करना है कि यहां से कम 140 प्लस मार्क्स आपको आने चाहिए। 140 मार्क्स 200 में से आपके आने चाहिए। और वो कैसे आ सकते हैं, वो इस सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करके आ सकते हैं। सिलेबस की लाइन टू लाइन हमने डिस्कस की है, इसको अच्छे से 2 से 3 बार आप देखोगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा सिलेबस दिया है, ये पीपीटीज मैं शेयर कर दूंगा। शेयर कहां पे करूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, नेट जीआरएफ विद शिव, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाओ, यहाँ पे आपको पीडीएफ एंड क्लासेस की सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। अब दोस्तों अगर आप मेरे साथ में पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ में इस पूरे सिलेबस को बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में लाइव क्लासेस के थ्रू, डेली क्लासेस के थ्रू आप कवर करना चाहते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री को आप तैयार करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए चाणक्य बैच है जो चल रहा है। ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पे जाएंगे तो इसको पूरा का पूरा शेड्यूल, पूरी की पूरी क्लासेस आपको दिख जाएंगी। अभी हमने सिर्फ 7 क्लासेस की हैं, पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आपको, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी सारी की सारी। ठीक है, डेली होमवर्क असाइनमेंट आपको मिलेगा, यूजीसी नेट का अपडेटेड सिलेबस के अनुसार सारी की सारी चीजें करवाई जाएंगी, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी क्लासेस हैं, वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन है। और जैसे ही आपका नया ऑफिशियल सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे चेंजेस हैं जो इसमें करवा दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो ये है आपका आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। और अब हम हिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार आप मुझे टाइम थोड़ा सा बता देना, जितने भी स्टूडेंट हैं, कि आप किस टाइम पे हिस्ट्री की क्लासेस लेना चाहते हैं, उसी टाइम पे हम लगा लेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।